हेलो। 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 आवाज जा रही है? हेलो। देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा था। उसमें पहले लेक्चर थोड़ी देर दिया जाए तब लिखवा जाए। एक दो और आपका जो अंग है, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का समाप्त हो जाए। देखो, अब आपका तीन अंग अब तक बताए गए हैं। एक तो महासभा, जो महासभा के बारे में। फिर आपका देखिए, महासभा के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आपका जो बताया गया है, जो सबसे बड़ा चैप्टर था इसमें, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें से आपका 5 या 6 क्वेश्चन बनता है। ये तीसरा जो कल बताया गया था, सचिवालय बताया गया था। और सचिवालय से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब तीन मुख्य अंग बचे हैं आपका। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायता परिषद, और आपका जो अंतिम और महत्वपूर्ण अंग है वह है सुरक्षा परिषद। तो आज आपका दो अंग बताए जा रहे हैं। आपका पहला हम बता रहे हैं ट्रस्टीशिप या न्यायता परिषद। न्यायता परिषद से जो इतिहास अब तक रहा है क्वेश्चन का, आपका चाहे उत्तराखंड में जे में बना हो या यूपी में, आपका एक ही मॉडल बनता है। और वह मॉडल ये बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा ऐसा प्रमुख अंग है जिसने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो आपका जवाब रहेगा न्यायता परिषद। या कौन सा ऐसा अंग है जिसके पास अब कोई काम नहीं बचा है। तो आपका जवाब रहेगा न्यायता परिषद। या अगला क्वेश्चन जो बन जाता है आपका, वह अंतिम देश कौन था जिसे न्यायता परिषद ने स्वतंत्र कर दिया। तो पलाऊ याद रखना है। और उत्तराखंड में एक डेट पूछी गई है कि न्यायता परिषद के कार्यों को किस तारीख को आपका सस्पेंड किया गया। तो सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास करके वह तारीख याद करना है। यानी कि ट्रस्टीशिप में अगर 5 क्वेश्चन आप याद रखें, 5 या 6, तो आपका बाहर अब तक के इतिहास में नहीं गया क्वेश्चन। आइए इसकी भूमिका देख लिया जाए और तब इसका अनुच्छेद, और 10 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा आपका जो ये अंग है। देखिए, आपका पहले गार्जियनशिप समझिए। देखिए, आपका जब बच्चा अवयस्क हो रहता है, यानी कि कोई भी बच्चा जब आपका 18 वर्ष से कम का रहता है, तो ये माना जाता है कि उसकी देखरेख एक वयस्क व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। और इसीलिए
जो बच्चे होते हैं सामान्यतः 18 वर्ष के कम, वह अपना हित अहित अच्छे से सोच नहीं सकते, इसलिए उनके लिए गार्जियन नियुक्त किया जाता है। कानून में भी समाज में भी हैं। अब उसी प्रकार जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई, तो 16 देश ऐसे पाए गए जिनका अभी विकास नहीं हो पाया था। अतः राष्ट्र संघ के तहत एक मैंडेट सिस्टम, वही याद रखना है, अधिदेश प्रणाली या आदेश प्रणाली, इसको हम लिखवा देंगे। राष्ट्र संघ के तहत मैंडेट सिस्टम या हिंदी में कहा जाता है आदेश प्रणाली या अधिदेश प्रणाली। ये 16 देश आपका राष्ट्र संघ के तहत अधिदेश प्रणाली के अंतर्गत रखे गए। इसलिए रखे गए कि अभी इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया था और ये देश स्वयं को संभालने में असमर्थ थे। राष्ट्र संघ ने काम भी किया और इन 16 देशों में से 5 देश मुक्त हो गए। यानी कि राष्ट्र संघ ने आपका जो आदेश प्रणाली थी उसने कार्य किया और कार्य अच्छा किया इन देशों में, और 5 देश स्वतंत्र हो गए। तत्पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नया संगठन बनता है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो मैंडेट सिस्टम था, वह मैंडेट सिस्टम तो नहीं रखा गया, लेकिन उसकी जगह ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यास्ता परिषद रखी गई। न्यास्ता परिषद, अब पहला क्वेश्चन बनता है कि न्यास्ता परिषद किसकी उत्तराधिकारी है, तो क्या मारेंगे, मैंडेट सिस्टम की या आदेश प्रणाली की। यानी कि जो कार्य 1920 के तहत गठित राष्ट्र संघ के तहत गठित आदेश प्रणाली का था, वही कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत किसको सौंप दिया गया, न्यास्ता परिषद। और चूंकि 16 में से 5 देश अब स्वतंत्र हो गए थे, तो न्यास्ता परिषद के तहत आपका कुल कितने देश अब बचे, 11। यानी कि ये क्वेश्चन दूसरा उठ सकता है कि न्यास्ता परिषद में कुल कितने राज्य थे, तो आपका जवाब रहेगा 11। अब न्यास्ता परिषद का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय यानी कि चार्टर के अध्याय 13 में किया गया है। आजकल ये भी पूछ रहा अध्याय भी। और आपका अनुच्छेद 86 से लेकर 91। फिर एक बार देखिए, ट्रस्टीशिप के बारे में जो प्रावधान यूएनओ चार्टर में है, वह यूएनओ चार्टर के अध्याय 13 में है और आर्टिकल हैं 86 से लेकर 91। तो आर्टिकल नहीं पढ़ना है, ये मैं बता दूं। आपका बस ये पढ़ना है कि जो 11 देश थे, समय समय पर इनको न्यास्ता परिषद से मुक्त कर दिया गया। क्यों मुक्त किया गया, क्योंकि अब ये परिपक्व हो गए थे। यानी कि अपरिपक्व से क्या हो गए, परिपक्व हो गए थे। और वही क्वेश्चन आपका अगला बनता है कि अंतिम देश वह कौन था जिसे न्यास्ता परिषद ने स्वतंत्र घोषित किया, तो वह पलाऊ याद रखिएगा। कौन देश था, पलाऊ। ये क्वेश्चन आ चुका है। अंतिम देश कौन था, पलाऊ। जब न्यास्ता परिषद के पास अब कोई काम नहीं था, तो सुरक्षा परिषद ने एक प्रपोजल पास किया, और वह प्रपोजल पास किया
ये डेट उत्तराखंड एक बार बनाया है कि न्यास्ता परिषद के कार्यों को किस तारीख को सस्पेंड किया गया और स्थायी रूप से निलंबित किया गया, तो वह 10 नवंबर 1994 को, यानी कि 10 नवंबर 1994 को सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके न्यास्ता परिषद के कार्यों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब कोई भी राज्य इसके अधीन नहीं था। भाई सभी राज्य मुक्त हो गए। तो फिर लास्ट में दो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा अंग है यूएनओ का जिसने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तो आपका न्यास्ता परिषद मारेंगे। कौन सा ऐसा मुख्य अंग है जिसके पास अब कोई काम नहीं है, तो आपका न्यास्ता परिषद। किनके कार्यों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, तो न्यास्ता परिषद। माने अंग हैं लेकिन अब कोई कार्य इसके पास बचा नहीं। तो इस प्रकार आपका जो न्यास्ता परिषद के बारे में प्रावधान था वह आपका समाप्त हुआ। अब आइए अगला प्रावधान, एक छोटा और चैप्टर है तब बड़ा उठाया जाएगा। दूसरा अगला प्रावधान है सामाजिक एवं अगला जो अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। देखिए यहाँ जो आपका सामाजिक और आर्थिक परिषद से जो क्वेश्चन बनते हैं, आपका शुरुआती दौर में उन क्वेश्चनों को निकाल लेना है। उसके बाद ये भी आपका 15-20 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर आपका जो समय लगेगा 1 या 2 दिन सुरक्षा परिषद में लगेगा। देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है भाई, बता दिया जाए। सुरक्षा परिषद जैसे ही समाप्त होगी तो 6 अंग समाप्त हो जाएंगे जो मुख्य है। इसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई 17 स्पेशल आपका एजेंसियां हैं, विशिष्ट अभिकरण हैं, उनको पढ़ना है। तो कौन अभिकरण है, वर्तमान में उनका कौन अध्यक्ष हैं, उसका कार्य क्या है और कब उसकी स्थापना हुई और सबसे पुराना कौन है, यही मॉडल आपका पढ़ना है। तो हमें लगता है 1 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। आपका कार्य, स्थापना, मुख्यालय और आपका 1 या 2 क्वेश्चन इस मॉडल से आते हैं। और इसके बाद जो आपका पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो वो भी 1 दिन कम से कम लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अलग हैं। और यूपीजे में पूछा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 18 यानी कि 18। और आप सतर्क यहीं रहना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों की अधिकतम संख्या होती है 15, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय बताएंगे तो उसमें 18 होती हैं, 18। और एक बार जे में दोनों क्वेश्चन आ गया और जो भ्रम खाया दोनों गलत कर दिया और जो नहीं भ्रम खाया दोनों सही कर दिया। भाई कम से कम 2-3 बार बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में ज़्यादा जज हैं, दिमाग में बैठाना ये, क्योंकि बार बार वहाँ क्या होता है जाकर कन्फ्यूजन। और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कम जज हैं। आइए आर्थिक और सामाजिक परिषद देखा जाए। इसमें जो मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में आप थोड़ा सामान्य बातें समझिए, तब अनुच्छेद वाइज और इत्यादि चला जाएगा। आर्थिक और सामाजिक परिषद में आपका इस परिषद का कार्य क्या है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो अगला महत्वपूर्ण अंग है
या प्रमुख अंग हैं, इसका कार्य क्या है, तो नाम से भी कार्य कुछ जाना जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि विश्व के लोगों का आर्थिक रूप से विकास हो, मुक्त रूप से व्यापार हो, यानी कि एक देश दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के अपना सामान बेच सके, और लोगों का सामाजिक विकास हो, यानी कि लोगों का सामाजिक विकास मतलब उनके मानवाधिकार की रक्षा की जाए, उनका जीवन स्तर क्या किया जाए, ऊपर उठाया जाए, कोई व्यक्ति भूखमरी से न मरे इत्यादि। ये सब देखना किस अंग का कार्य है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यानी कि लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर, कोई भूखमरी से न मरे, आपका बीमारी से न मरे, फिर आपका कह सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य को सही रखा जाए, लोगों को भोजन मिले। जैसे कि अफगानिस्तान है, अब सारे देश अपना पैसा देना रोक दिए और आपका सामान भी ज़्यादा नहीं भेज रहे हैं, तो एक प्रकार से भाई आपका वहाँ के लोगों में अब भूखमरी फैलती जा रही है। और आपका और अगर किसी ने सहयोग नहीं किया तो यूएनओ सहयोग कर रहा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वहाँ के लोगों के लिए खाद्य सामग्री और इत्यादि आपका भेज रहा है कुछ, और कार्य भी कर रहा है ताकि लोग भूखे न मरे। लेकिन एक कार्य नहीं कर रहा है कि भाई अफगानिस्तान के लोगों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा की जाए। इस बारे में पूरा विश्व लगभग शांत है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा है। ये एक चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है भाई आपका। क्योंकि जो मानवाधिकार का उल्लंघन, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों पर अटैक हो रहा है, इस बारे में आपका विश्व को बोलना चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए कि महिलाओं के अधिकारों को बहाल किया जाए, छीना न जाए। और इसलिए महिलाएं, आप मैं बता दूं, भले उन्हें बिना मौत के डर किए और आंदोलन भी कर रही हैं, वी वांट जस्टिस, यानी कि हमें न्याय चाहिए, भले गोली चल जाए तो अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आपका बैठे बैठे घर में अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता भी आपको ऐसे नहीं मिल गई बैठने से। पूरा लोग, कई लोग मारे गए, कई लोग क्रांतिकारी हुए, कई लोग आपका कई दिनों तक जेल में रहे, और तब जाकर हमें क्या मिली, आज़ादी। तो आगे देखिए आपका, तो आर्थिक सामाजिक परिषद मुख्य रूप से आपका, यह आपका आर्थिक क्षेत्र में विकास हो विश्व का, यानी कि निर्बाध रूप से आयात और निर्यात हो विश्व में। इसका आपका मुख्य उद्देश्य किसका है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। अब आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर अध्याय 10 में प्रावधान है, अनुच्छेद 61 से लेकर 72। तो अध्याय भी याद रखना है, किस अध्याय में, 10 में, कहाँ से कहाँ तक है, 61 से लेकर कहाँ तक, 72। भले पूरा अनुच्छेद आपको याद न रहे, लेकिन दो अनुच्छेद अटैकिंग हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, कम से कम दो। देखे भूमिका भी चल रहे हैं भाई, अनुच्छेद नहीं शुरू हुआ, अभी फिर बता दिया जाए, अभी भूमिका चल रही है, इसके बाद आपका अनुच्छेद शुरू किया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें अभी बताई जाएंगी। दो आर्टिकल शुरुआती दौर में आप याद करके जाएंगे, एक 61 और दूसरा 68। यानी कि संयुक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद पढ़ते समय
दो अनुच्छेदों से 99% चांस है कि क्वेश्चन बनता है। पहला आपका 61 और दूसरा आपका 68। तो आखिर इन दोनों अनुच्छेदों में है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। किस अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है? पहला मॉडल ये बना है 3-4 बार, फिर एक बार याद रखिए। किस अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों में वृद्धि की गई है? तो 61 मारिएगा। कौन सा? 61। दूसरा मॉडल जो बनता है कि मानवाधिकारों की वृद्धि के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद किस अनुच्छेद के तहत आयोग का गठन कर सकती है? तो वह आर्टिकल मारिएगा 68। फिर याद रखिए, यानी कि सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी किस में संशोधन करके किया गया है? 61 में। और आयोगों की स्थापना कर सकता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये किस आर्टिकल में है? तो 68 में। दो अनुच्छेद भाई रट कर जाइएगा, भले और न याद हो उससे मतलब नहीं है। ये दो अनुच्छेद बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगला देखिए। अगला जो यूपी और उत्तराखंड का मॉडल है, आपका नेट में भी बना है, एलएलएम में भी, कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की मूल सदस्य संख्या कितनी है, यानी कि ओरिजिनल मेंबर कितने थे? तो जो ओरिजिनल मेंबर थे वह आपका 18 थे, यानी कि 18। फिर याद रखिए कितने थे? 18। 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। अनुच्छेद 61 में संशोधन किया गया और 18 से यह सदस्य संख्या 27 की गई। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बना है। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद की ओरिजिनल मेंबरशिप या मूल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 18 मार्क कर आइएगा। कितना? 18। फिर आपका किस अनुच्छेद में संशोधन करके इसकी संख्या बढ़ाई गई? तो 61। कितनी बार संख्या बढ़ाई गई है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। अब तक कितनी बार संख्या बढ़ाई गई है? तो आपका जवाब रहेगा 2 बार। तो दोनों बार देखिए, 1960 में, यानी कि 1966 ईस्वी में जो संख्या की गई वह 18 से बढ़ाकर 27 की गई, यानी कि 27। फिर 1973 ईस्वी में 27 से बढ़ाकर 54 की गई, यानी कि 54 की गई। भाई दोनों याद रखिए, 18, 27 और कितना? 54। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 54। अगला नियम आइए भाई आपका, ये देखिए एक मॉडल और बना है, वो भी बताना है भाई, क्योंकि मॉडल अब ज़्यादा चलना है और सूचना भी आपको दी जा रही है कि अगले माह यूपी सिविल जज की वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं। यानी कि और प्रयास ये किया जाए कि वैकेंसी आते आते आपका ज़्यादा सब्जेक्ट समाप्त कर दिया जाए, ताकि आप पर भी दबाव कम रहे। और जो लोग इस बार देना चाहते हैं, आपका मैंने पहले से ही उनका तैयार रहे ज़्यादा, और जब वैकेंसी आएगी तो 2-2.5 माह केवल उनको क्या करना पड़े? रिवीजन। भाई बस स्मृति ताज़ा करनी पड़े, परीक्षा में ज़्यादा ये नहीं कि इसी समय तैयार कर लीजिए, समय भी है।
और आपका उस समय केवल स्मृति ताजा करने के लिए बस आप पढ़िए जिनको देना हो। देखिए आगे बढ़ा जाए भाई। इसके आपका तत्पश्चात इधर आगे बैठिए भाई, आके इधर बैठिए, आगे है तो जगह। तत्पश्चात जो क्वेश्चन आपका बनता है, आपका निर्वाचन इनका बनता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का, जो 54 सदस्य हैं, उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब रहेगा महासभा द्वारा। याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो महासभा, यानी कि जनरल असेंबली। इसके बाद आपका आयोग की स्थापना मैं बता ही दिया हूँ किस आर्टिकल में, 61 में। एक मॉडल और बन रहा है, वो देखा जाए। ये मॉडल ये बना है आपका यूपीजे में कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा प्रमुख अंग है जिसकी सदस्य संख्या बढ़ाई नहीं गई है? तो आप सदस्यों पर आइए, पहले हम महासभा पर आते हैं। मूल सदस्य संख्या लगातार हम बता रहे थे कितनी थी? 51 थी। कई गाइडों में गलत दिया है भाई, 50 लिखा है, उसको सुधार कर लीजिएगा। एक दो मैं भी गाइड देख रहा था, उसमें मूल सदस्य संख्या 50 दिया है, तो कई गाइडों में गलत भी छपा है। आप यू महासभा या महासभा की मूल सदस्य संख्या या संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल सदस्य संख्या 51 मार्क कर आइएगा। लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई और वर्तमान में बताइए कितने देश हैं महासभा या यूएनओ में? 193। कितने बताया गया? 193, बढ़ाया ही गया। इसके बाद सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद अभी बताया जाएगा। 11 मेंबर थे और अब 15 मेंबर हो गए हैं, यानी कि इसमें भी संख्या बढ़ी है। तीसरा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, मूल सदस्य संख्या कितनी थी? 18, फिर 27 की गई और फिर 54, तो इसमें 2 बार संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन एक आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसमें कि जब ये बना था उस समय भी 15 ही जज थे और आज भी कितना ही जज हैं? 15। तो क्वेश्चन का मॉडल अब पकड़िए, कौन सा ऐसा अंग है जिसकी संख्या बढ़ाई नहीं गई है? दे देगा आपका आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो किसमें संख्या नहीं बढ़ी है अब तक? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि 15 जज थे और आज भी कितना है? 15। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट किया है भाई, गलत न हो। देखिए आपका आर्थिक सामाजिक परिषद में चक्रीय पद्धति में सब चलता है। आपका ये जानना है कि ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आर्थिक सामाजिक परिषद में प्रति वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं और 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। अतः एक मेंबर का जो कार्यकाल होता है वह आपका 3 वर्ष होता है, यानी कि आपका यानी कि प्रतिवर्ष, यानी कि आपका एक वर्ष बना लीजिए, तो प्रतिवर्ष 1/3 क्या हुए? पद मुक्त हुए और उनकी जगह 1/3 क्या हुए? चुने गए। किसके द्वारा? महासभा। तो आपका फिर दूसरे वर्ष भी है, जैसे राज्यसभा का होता है कि 2 वर्ष में 1/3 पद मुक्त होंगे और उतने ही नए राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आपका जो बना है कि प्रत्येक वर्ष कितने पद मुक्त होते हैं सदस्य? 1/3, और उसकी जगह पर नए सदस्य चुने जाते हैं।
तो एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल? 3 साल। अब कार्यकाल आपको बताया गया है, बताइए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल? 9 साल। और आपका प्रत्येक 3 साल में कितने जज रिटायर होते हैं, कितने नए चुने जाते हैं? तो बंटवारा कर लीजिए 15 में, कितने रिटायर होंगे? 5। और 5 नए क्या होंगे? चुने जाएंगे। यानी कि आपका सर्किल वाइज चलता रहता है, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आपका ये आपका इसमें जो 54 सदस्यों में एक अध्यक्ष होते हैं और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। हो सकता है बहुत अंदर जाकर पूछ ले। यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करती हैं और 2 उपाध्यक्ष का। इसके बाद आ जाइए आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में जो बेयर एक्ट की बातें हैं, वह आपका कुछ बताया जाए, क्योंकि हमें तक जहां लगता है और जो अब तक के इतिहास में आपका क्वेश्चन आया है, जितना हमने बताया, आप जाकर साल भी याद देखिएगा भाई, जितना हमने बताया लगभग 90% क्वेश्चन इसी में से अब तक के इतिहास में आए हैं। अगर इतना आपको याद रहे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहते हैं। फिर भी सतर्कतावश आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही हैं जो हो सकता है आ जाए। देखिए आपका अध्याय 10 हेडिंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन, और अनुच्छेद 61 से लेकर कहाँ तक बताया गया था? 72। देखिए अनुच्छेद आपका 61, आर्थिक और सामाजिक परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाएगा। तो आपका बताया ही गया है कि मूल सदस्य संख्या, हाँ अनुच्छेद 61 में देखिए भाई बताया भी गया था आपको कि मूल सदस्य संख्या कितनी थी? 18। इसके बाद बढ़ाया गया, कितना किया गया? 27। इसके बाद कितना किया गया? 54। किस आर्टिकल में संशोधन किया गया है? 61 में। अब तक कितनी बार किया गया है? 2 बार। वैसे ही रटिए, कितनी बार? चलिए ठीक है, आगे देखिए भाई, इनका निर्वाचन किसके द्वारा होगा? ये भी मैं बताया, महासभा। देखिए आपका अब 54 में आपका 3 हिस्सों में बांट दीजिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होंगे और उनकी जगह पर 1/3 नए चुने जाएंगे। तो 54 को अगर 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो आपका 18 आया। यानी कि 18 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होंगे और उनकी जगह 18 नए सदस्य, नए मेंबरों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक सदस्य जो चुना जाएगा उसका कार्यकाल 3 साल होगा। जैसे राज्यसभा में भी भाई कि 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं और उतने नए चुने जाते हैं, तो राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितने समय होता है? 6 वर्ष। कितने साल का? तो उसी प्रकार यहाँ पूछ सकता है कितने साल का? 3 साल। भाई एक मने सदस्य का कितना? 3। अगला देखिए, इसके बाद वो तो संख्या आपका छंटनी के बारे में। अगला देखिए भाई आपका मने सबका एक प्रतिनिधि होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए आपका कार्य और शक्तियाँ, यानी कि आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या कार्य करेगी, क्या पावर रहेगा। तो एक बार सामान्य बातों में हमने बता दिया है
उस उन्हीं कार्यों को थोड़ा डिटेल में कर देना। देखिए आपका 62 62 देखिए अनुच्छेद, आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी और अन्य मामलों के संबंध में अध्ययन और रिपोर्ट तैयार कर सकती हैं या अथवा अध्ययन करने और रिपोर्ट बनाने का काम प्रारंभ करवा सकती हैं। यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद आपका भी बताया गया कि इसका मुख्य कार्य ही है कि विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी मामले और अन्य मामलों में अध्ययन करे, फिर रिपोर्ट तैयार करे, खुद करे या किसी अन्य से करवाए, और महासभा या यूएनओ के सदस्यों को या जो विशिष्ट एजेंसियां काम करती हैं, आगे बताया जाएगा, उनको ये सुझाव दे सकती हैं कि इस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि विश्व में आर्थिक गतिविधि बढ़े, कल्चरल प्रोग्रेस हो, सामाजिक प्रोग्रेस हो, शैक्षणिक प्रोग्रेस हो और व्यक्तियों के स्वास्थ्य में क्या हो, सुधार हो और जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा। ये मुख्य कार्य है इस पर आपका। यह मानवाधिकारों और सभी के लिए आधारभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने और उनके पालन के लिए सिफारिश कर सकती हैं कि मानवाधिकार का कैसे उन्नयन किया जाए। इसके लिए भी ये क्या कर सकती हैं, सिफारिश, और इसके लिए ये आयोग भी बना सकती हैं। और अनुच्छेद वहीं याद रखना है, कौन सा आर्टिकल हमने बताया 61 के साथ, 68, यही ज़्यादा पूछा गया, 2 अनुच्छेद। इसके बाद देखिए आपका सम्मेलन बुला सकती हैं, आपका विशिष्ट अभिकरणों के साथ करार कर सकती हैं, भी छोड़ देना है। सुरक्षा परिषद को सूचना दे सकती हैं 65 में, और सुरक्षा परिषद इसे सहायता प्रदान करेगी। ये भी कम चांस रहता है भाई। आगे आपका 67 आ जाइए। आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और आपका सभी निर्णय आपका तत्काल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है आपका 68 है, और ये अनुच्छेद बार बार मैं बता रहा हूँ, देखिए एक बार। आर्थिक और सामाजिक परिषद और सामाजिक क्षेत्र में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके साथ ही वह ऐसे अन्य आयोगों को भी स्थापित करेगी जो उसके कार्यों को संपन्न करने के लिए अपेक्षित हो, आवश्यक हो। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महासभा किस अनुच्छेद के तहत आयोगों का गठन करती हैं या मानवाधिकार आयोग का गठन करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो एक ही लाइन क्या जवाब रहेगा, किस आर्टिकल में, 68 में। अब एक जगह आपको हम कौन माने अंगों के गठन के बारे में बताएंगे, लास्ट में एक जगह एकत्र भी करवाना है। महासभा सहायक अंगों की स्थापना कर सकती हैं। तो वह अनुच्छेद जब हम पढ़ाए थे तो 22 पढ़ाए थे। और आर्थिक और सामाजिक परिषद भी आपका अंग की स्थापना कर सकती हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं 68 हैं। तो 2 अनुच्छेद आपको मिला, महासभा आयोग बना दे, विशिष्ट अंग बना दे,
22 में पावर है आर्टिकल, और आर्थिक और सामाजिक परिषद को किस में पावर है? 68 में। आपका बैठक बुलाया जाएगा यहाँ, और क्रिया इसके बाद कोई आपका क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये बनता है कि आयोग कौन कौन से आर्थिक सामाजिक परिषद ने अब तक बनाया है, और उन आयोगों का नाम आपका लिखवाया जाएगा। तो कॉपी निकाल लीजिए भाई, इसको लिखवा दिया जाए। तब कल मैंने आयोग अभी हमें भी तैयार करना है, तो आयोग कल तैयार करके 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। जो आयोग मैंने आर्थिक सामाजिक परिषद ने बनाया है वो आयोग भी लिखवाना पड़ेगा। और आपका कल शुरू होगा सुरक्षा परिषद, लास्ट जो आपका अंग है। आज शनिवार तक भाई इसको समाप्त करना है, भले एक सब्जेक्ट रोका जाए, ताकि सोमवार से आपका यूपी जे के लिए 2 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट आपका यूपी जे में ही आएगा ही, आपका एपीओ के लिए चले। तो जो एपीओ के लिए आपको पढ़ाया जाएगा वह भी यूपी जे में आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा। बस आपका जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम है ये यहाँ नहीं काम करेगा। तो पुलिस अधिनियम भी शनिवार तक हर हाल में समाप्त कर देना है, ताकि आपका कुछ नए सब्जेक्ट लगे। ये कॉपी निकाल लीजिए भाई, देखिए आपका महासभा पूरा हो गया था। लिखिए, हेडिंग डालिए इधर छोटा छोटा ही। अभी हम फोन करते हैं क्लास में, आपको 10:15 करते हैं फोन। हेडिंग डाल लीजिए भाई, यहीं पहले लिखवा दिया है जो पढ़ाया गया है। तब आपका हेडिंग डालिए न्यास्ता परिषद, 10 लाइन लिखना है केवल। न्यासिता परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास्ता परिषद हेडिंग डाल लीजिए, या ट्रस्टीशिप काउंसिल। अध्याय लिखिए 13, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्याय 13, आर्टिकल लिखिए 86 से लेकर 91। हाँ 13 है भाई, देखिए एक बार देख देख ले रहा हूँ। अध्याय 13 है भाई, न्यासधारता परिषद, न्यास्ता परिषद कहा जाता है। लिखिए भाई, लिखिए न्यास्ता अध्याय 13, अनुच्छेद 86 से लेकर 91, यानी कि अनुच्छेद 86 से लेकर 91। लिखिए राष्ट्र संघ के तहत, पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिएगा। राष्ट्र संघ के तहत आदेश प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं मैंडेट सिस्टम, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे मैंडेट सिस्टम या आदेश प्रणाली, या आबलिक करके दूसरी भाषा में लिख लीजिएगा अधिदेश प्रणाली। अधिदेश, आदेश प्रणाली या अधिदेश प्रणाली, इंग्लिश में लिखना चाहे तो मैंडेट सिस्टम का गठन किया गया था, का गठन किया गया था
जिसके अंतर्गत कुल 16 राज्य रखे गए थे, जिसके अंतर्गत कुल 16 राज्य रखे गए थे, जिनका संरक्षण एवं विकास, माने विकास में सब विकास, राजनीतिक सामाजिक सब, संरक्षण एवं विकास का कार्य इस परिषद को सौंपा गया था। संरक्षण एवं विकास का कार्य इस परिषद को, यानी कि मैंडेट सिस्टम को, इस परिषद को सौंपा गया था। अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व 5 राज्यों को, 5 राज्य 5 राज्यों को आदेश प्रणाली से स्वतंत्र कर दिया गया। तो आपका 11 बचे, और कितने बचे? 11। 5 राज्यों को आदेश प्रणाली से स्वतंत्र कर दिया गया तथा अब कुल 11 राज्य बचे, तथा अब कुल 11 राज्य बचे। पैराग्राफ चेंज करिए फिर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। 24 अक्टूबर 1945 को की गई तथा अनुच्छेद 7 के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत, 7, अनुच्छेद 7 के तहत न्यासिता परिषद को, न्यासिता परिषद को इन 11 राज्यों के विकास, इन 11 राज्यों के विकास एवं संरक्षण का कार्य सौंपा गया। समय समय पर, इसी लाइन में लिखिएगा, समय समय पर न्यास्ता परिषद ने सभी राज्यों का विकास करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखे, पलाऊ, ये क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पलाऊ, पलाऊ, पलाऊ ऐसा अंतिम राज्य था, पलाऊ ऐसा अंतिम राज्य था जिसे न्यास्ता परिषद ने, जिसे न्यासिता परिषद ने
स्वतंत्र किया, जिसे न्यायता परिषद ने स्वतंत्र किया। अतः अतः न्यायता परिषद एक ऐसा अंग है अतः न्यायता परिषद एक ऐसा अंग है जिसने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, जिसने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अतः अतः 10 नवंबर 1994 अतः 10 नवंबर 1994 ईस्वी को डेट पूछा गया उत्तराखंड में। ये 10 नवंबर 1994 ईस्वी को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके न्यायताधारी परिषद के कार्यों को अस्थायी रूप से, यानी कि टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इस प्रकार आपका न्यायता परिषद भी समाप्त हुई। अगला अंग लिखिए भाई, आपका जो कल पढ़ाया गया था वो पहले लिखवा जाए, छोटा है। लिखिए सचिवालय, हेडिंग डालिए सचिवालय, द सेक्रेटरिएट, सचिवालय या द सेक्रेटरिएट। देखिए आपका कल बताया गया था और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। लिखिए इसका प्रावधान लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के चार्टर यूएनओ के चार्टर के अध्याय 15 में, तो आपका चैप्टर पहले याद रखना है कि इसका प्रावधान किस चैप्टर में है। तो किस चैप्टर में है? 15 में। आर्टिकल लिखिए, अनुच्छेद 97 से लेकर 101 तक, यानी कि 97 से लेकर 101 तक। लिखिए भाई आपका, लिखिए सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रशासनिक विभाग या प्रधान कार्यालय होता है। प्रधान कार्यालय होता है। अब किसे क्या क्या कहा जाता है, देखिए आपका इसी समय याद रख लेना है। आपका प्रधान, अगर विश्व विधायिका पूछे किसको कहा जाता है? महासभा को। विश्व कार्यपालिका पूछे तो सुरक्षा परिषद को, और विश्व न्यायपालिका पूछे
तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को और विश्व का प्रशासनिक विभाग पूछे या विश्व का कार्यालय पूछ ले, देश का नहीं, विश्व का पूछ ले, तो सचिवालय मारेंगे। यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व आपका लोक सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? यानी कि विश्व में पब्लिक सर्वेंटों की नियुक्ति की जाए बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी देश का व्यक्ति देखे कि यह किस देश का है, तो ये कार्य सचिवालय ने किया। और सचिवालय में विभिन्न देशों के व्यक्ति क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। जैसे भारत में तो सामान्यतः भारत का, लेकिन वहाँ आपका भारत का, इंग्लैंड का, तमाम देशों के कर्मचारी क्या करते हैं? तो विश्व लोक सेवा आपका आप कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? तो आपका जवाब रहेगा सचिवालय में। तो इसको हम सटीक भाषा में लिखवाएंगे। अभी आपका भाषा सटीक नहीं आ रही है, कौन भाषा यूज किया जाए। तो आगे लिखिए, इसको हम जैसे दिमाग में आता है बीच में कहीं लिखवाएंगे। लिखिए भाई आपका, अभी सामान्य बातें लिखिए। सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है। सचिवालय का प्रधान सेक्रेटरी जनरल या महासचिव होता है। यह सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। पहले आपका, हाँ, इसका कार्यकाल लिखिए भाई सामान्य बातों में, तब और लिखवा। लिखिए महासचिव का कार्यकाल, ये क्वेश्चन आ चुका है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। माने एक बार चुने जाएंगे तो कितना साल तक? 5 साल। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। एक बात ये मैं बताया भी गया था, ये पूछा गया था कि इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो किसी अनुच्छेद में नहीं है। महासभा ने एक संकल्प पास किया था और उस संकल्प द्वारा इनके कार्यकाल का निर्धारण किया। लिखिए इसी में, इनके कार्यकाल के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में प्रावधान नहीं है, में प्रावधान नहीं है। इनके कार्यकाल का निर्धारण, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनके कार्यकाल का निर्धारण महासभा द्वारा
एक प्रस्ताव पास करके किया गया है। महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पास करके किया गया है। आइए पहले आर्टिकल वाइज इसमें पूछा जाता है, तो पहले अनुच्छेद वाइज पढ़ा दिया जाए, मैंने लिखवा दिया जाए। लिखिए भाई आपका अनुच्छेद 97, चूंकि 97 से शुरू होता है, लिखिए अनुच्छेद 97। लिखिए सचिवालय में एक महासचिव, सचिवालय में एक महासचिव और संघ की आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी वर्ग रहेगा, और माने जितने आवश्यक हों, संघ की आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी वर्ग रहेगा। इसी लाइन में लिखिएगा महासचिव की नियुक्ति, वैसी आर्टिकल में है 97 में, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ये भी कई बार पूछा गया है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाएगी। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाएगी। इसी लाइन में लिखिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का सकारात्मक मत, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का सकारात्मक मत, जिनमें 5 अस्थायी सदस्यों का मत भी शामिल हो, जिनमें 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत, लिखिएगा भाई, मत तो निगेटिव भी हो सकता है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत शामिल हो, तथा महासभा अपनी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, तथा महासभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से 2/3 2/3 बहुमत से उसे पास की हो। अगर आगे जाकर पूछता है तब ये देखना है। लेकिन एक और आपका यूपी ने बना दिया था क्वेश्चन पिछली बार कि महासचिव की नियुक्ति की एक्चुअल पावर, ये तो सामान्य तरीका बताया गया, एक्चुअल पावर किस में होता है, वास्तविक शक्ति किस में होती है, तो जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई मेंबर हैं उसी में होती हैं। क्यों?
क्योंकि अगर एक मेंबर भी बीटो यानी कि नकारात्मक मत का प्रयोग कर दिया तो वह व्यक्ति महासचिव अब नहीं चुना जाएगा। तो आपका ये भी सतर्क रहना है कि क्योंकि एक भी अगर इधर उधर हो गया तो वह व्यक्ति महासचिव चुनने के क्या चुना नहीं जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एरो बनाकर पैराग्राफ चेंज करके। महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में होती है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में होती हैं, क्योंकि अगर 5 में से कोई एक भी राज्य क्योंकि यदि 5 में से कोई एक भी राज्य नकारात्मक मत का प्रयोग करता है, इसको बीटो कहा जाता है, निगेटिव निषेधाधिकार नकारात्मक मत का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति महासचिव नहीं चुना जाएगा। अगला हेडिंग डालिए 98 अनुच्छेद 98। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, लिखिए भाई आपका अनुच्छेद 98। हेडिंग डाल लीजिए बैठकों में भाग लेना। हेडिंग डाल लीजिए, सही रहेगा, बैठकों में भाग लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना है, देखिए उसको लिखवा देंगे लास्ट में। इसमें लिखिए भाई आपका महासचिव महासभा महासचिव महासभा कामा दीजिए सुरक्षा परिषद फिर कामा दीजिए आर्थिक और सामाजिक परिषद फिर कामा दीजिए न्यासिता परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है। और इनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को कर सकता है। और इनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को कर सकता है। एक लाइन और लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में महासचिव महासभा को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता है। वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता है माने भेजता है, प्रेषित करता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बना है कि महासचिव किस अंग की बैठकों में
भाग नहीं ले सकता, तो कौन अंग बचा इसके बाद? सचिवालय का मुखिया ही है और 4 अंगों में ले ही सकता है, तो कौन बचा? हाँ, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वही क्वेश्चन, एक लाइन लिखे अलग से, एरो बनाकर लिखिएगा अलग से। महासचिव न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठकों में भाग नहीं लेता। महासचिव न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठकों में भाग नहीं लेता। देखिए भाई, आपका सूचना दी जाए कि आज एविडेंस का क्लास रोकना पड़ेगा, पुलिस एक्ट चलेगा, क्योंकि वैक्सीन आदमी शनिवार को लगाया था तो रात में थोड़ा दिक्कत आ गई थी और थोड़ा उलझन थी, तो आपका दवा खा के सोना पड़ा, यानी कि 3-4 बजे, तो थोड़ा बहुत शरीर आपका सुस्त है, इसलिए पूरा क्लास चलाना मुश्किल है। तो आपका एक क्लास रोकना पड़ेगा। और देख ही रहे हैं, फ्लो अभी तक बना नहीं, भले आदमी पढ़ा रहा हो, लेकिन जो कल वाला फ्लो था तो रात में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी। अब 2-3-4 दिन का आपका शनिवार, आज मंगलवार हो गया, बुखार उखार भी आना होगा तो 1-2 दिन और आएगा, नहीं तो अब नहीं आएगा, 3-4 दिन तक असर रहता है। तो सेकेंड डोज आदमी लगवाया था, तो एविडेंस की क्लास आप रहेगी आज। और पुलिस एक्ट आपका भाई चलाया जाएगा, मैंने बता दिया जाए पहले, आपका पुलिस एक्ट चलेगा। 10-12 धारा कम से कम खींचा जाए, क्योंकि अब 25-25 धारा बची हैं। तो पुलिस एक्ट पहले आपका लेक्चर हो जाए पूरा, तब लिखवाया जाएगा लास्ट में। मंगल बुध व्यफे, तो शुक्रवार शनिवार को 2 दिन लिखवा देंगे, इस हफ्ते आपका समाप्त हो जाएगा। तो अभी 15-20 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, थोड़ा 20 मिनट बाद ही क्लास चलेगा, वो भी पुलिस एक्ट का।